मूवी की शुरुआत में हमें एक 28 साल की लड़की सोयॉन दिखाई जाती है जो अपनी बीमार माँ से मिलने उसके घर जा रही होती है। अब फ्रेंड्स, ये मूवी प्रेजेंट और पास्ट के टाइमलाइन पे बेस्ड है, इसलिए लेट्स कंसीडर फर्स्ट टाइमलाइन। उसकी माँ का घर एक रूरल एरिया में होता है और रास्ते में उसे उसका फैमिली फ्रेंड संगू मिलता है जो एक स्ट्रॉबेरी फार्मर होता है। सोयॉन ने अपना फोन ट्रेन में ही खो दिया था, इसीलिए वो संगू का फोन थोड़ी देर के लिए मांगती है। अब उसकी माँ के घर में एक पुराना लैंडलाइन फोन होता है जिसे वो एक्टिव करती है और उसके बाद वो अपने नंबर पे कॉल करती है और उधर से जो भी उसका फोन रिसीव करता है वो उससे फोन के बदले पैसे मांगते हैं। यहाँ सोयॉन कुछ समझ नहीं पाती है और उधर से वो लोग फोन कट कर देते हैं और उसके बाद जब वो बार बार कॉल लगाती है तो कॉल कनेक्ट नहीं होती है। फिर अचानक से उसी नंबर पे कॉल आती है। तब उधर से योंगसुक नाम की लड़की ये कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही थी, माँ बहुत बुरी है। सोयॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और रॉन्ग कॉल समझकर वो फोन कट कर देती है। अब सोयॉन अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है जिसे ब्रेन ट्यूमर हो रखा था। उसका अपनी माँ को लेकर बिहेवियर काफी रूड रहता है। उसके बाद वो अपने डैड के ग्रेव पे विजिट करती है जहाँ पर डेट लिखी हुई थी 27 नवंबर 1999। इसका मतलब आज से ठीक 20 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। खैर, अब एक बार फिर से योंगसुक की कॉल आती है जिसे सोयॉन रॉन्ग नंबर समझ के कट कर देती है। फिर अचानक से सोयॉन को कुछ आवाजें आने लगती हैं जिसे चेक करने के लिए जब वो जाती है तो वो देखती है कि एक वॉल से उसकी पेंटिंग गिर गई है जिसमें वो उसके फादर और उसकी माँ थे। फिर जब वो उस वॉल को चेक करती है तो उसमें काफी बड़ा सा होल होता है और एक सीढ़ी नीचे की ओर गई होती है जो एक हिडन बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। बेसमेंट में जाने पर सोयॉन को बॉक्स में एक डायरी और उसके साथ कुछ और सामान भी मिलते हैं जो योंगसुक का होता है। साथ ही साथ उसमें कई और रिचुअल्स के और भी सामान होते हैं। वहाँ पर योंगसुक की एक फोटो भी होती है जिस पर लिखा हुआ था 26 नवंबर 1999 जो सोयॉन के फादर के डेथ की डेट की जस्ट एक दिन पहले की डेट होती है। अगले दिन सोयॉन संगू से मिलती है और वो उसे योंगसुक की फोटो दिखाती है। फिर पूछती है कि क्या ये इस घर की ओनर थी। संगू मना करता और कहता नहीं, ये अपनी माँ के साथ यहाँ रहा करती थी और इसकी माँ इस घर की केयर टेकर थी। वो सोयॉन को ज्यादा कुछ नहीं बताता है, बस यही कहता है कि छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। रास्ते में सोयॉन को एक शॉप दिखती है जिसके बारे में बार बार योंगसुक उससे पूछ रही थी। एक्चुअली योंगसुक इसी शॉप पे बार बार फोन मिला रही थी पर उसकी कॉल गलती से सोयॉन के घर पे कनेक्ट हो रही थी। एक्चुअली इस घर में सन 1999 की योंगसुक भी रह रही है, साथ ही साथ 2019 में सोयॉन भी इसी घर में रह रही है एंड समहाउ इन दोनों का फोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। उसी रात एक बार फिर से सोयॉन को योंगसुक की कॉल आती है और वो फोन पे काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। वो रो रो के यही कह रही होती है कि उसकी माँ उसे जला देगी, इसलिए प्लीज उसे बचा लो। और ये सच भी होता है क्योंकि योंगसुक की माँ उसे बेसमेंट में जलाने की कोशिश करती है जिसका धुआं उसी वॉल से निकलता हुआ सोयॉन को दिख रहा होता है। अगले दिन 18 नवंबर को योंगसुक की कॉल फिर से आती है जिसे सोयॉन ये कहती है कि शायद तुम्हें सुनकर काफी अजीब लगेगा पर मुझे तुम्हारी डायरी मिली है, तुम्हारी फोटो भी। शायद हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, जस्ट 2 डिफरेंट ईयर्स में। सोयॉन उसे कहती है कि मैं 2019 से बोल रही हूँ पर योंगसुक को उसकी बात पे बिलीव नहीं होता है और वो फोन कट करने ही वाली होती है। तभी सोयॉन उसे कहती है कि तुम आज की न्यूज देखना क्योंकि आज न्यूज में एक एयरप्लेन क्रैश करता हुआ दिखाई देगा। अब हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगसुक और उसकी माँ खाने की टेबल पे होती है जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसे अजीब अजीब खाने को देती है। उसकी माँ उसे हमेशा घर में ही रखती थी क्योंकि योंगसुक मेंटली एबनॉर्मल थी और वो रिसेंटली मेंटल असाइलम से घर वापस आई थी। कुछ देर बाद योंगसुक को वही न्यूज दिखाई पड़ती है जो उसे सोयॉन ने बताई थी। अब यहाँ पर योंगसुक को सोयॉन पर बिलीव होने लगता है और ये दोनों एज अ कैजुअली 3 दिन लगातार बातें करते हैं जहाँ सोयॉन उसे ये बताती है कि मेरे फादर की डेथ एक फायर एक्सीडेंट में हो गई थी, वो भी उसकी माँ की गलती की वजह से क्योंकि वो गैस को
बंद करना भूल गई थी। वहीं योंग सुक ये कहती है कि मेरी माँ पागल है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा फ्यूचर डेंजरस है और इसीलिए वो मुझे घर में लॉक करके रखती है। अब यहाँ पर दोनों ही अपनी माँ से हेट करती हैं, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनने लगती है। सरप्राइजिंगली अभी हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोन मात्र 8 साल की बच्ची होती है और इसके पेरेंट्स उसी घर को परचेज करने वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर अभी योंग सुक रह रही थी। और जब योंग सुक उसके पेरेंट्स के साथ सोयोन को देखती है तो वो तुरंत एडल्ट सोयोन को कॉल लगाती है और कॉल पर जब सोयोन अपनी और अपने डैड की आवाज सुनती है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी योंग सुक डिसाइड करती है कि वो सोयोन के फादर को कुछ नहीं होने देगी और उन्हें मरने से बचा लेगी। अब 27 नवंबर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर योंग सुक चुपके से अपने घर से बाहर निकलती है और सिटी की ओर जाती है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे सोयोन अपने मम्मा पापा के साथ रह रही होती है और वहीं पर कुकिंग गैस लीक होने से उसके फादर की डेथ होने वाली थी। अब योंग सुक चुपके से जाके उस गैस को टर्न ऑफ कर देती है जिससे होता ये है कि 2019 में सोयोन की जो लाइफ होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसका घर एकदम से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है और उसके पास अपने आप ही एक सेल फोन आ जाता है। साथ ही साथ उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं और उसका जो बर्न मार्क था वो भी चला जाता है। वहीं उसके फादर भी अब जिंदा होते हैं। इसका साफ मतलब होता है कि पास्ट में किया गया कोई भी चेंज सीधा फ्यूचर पे इफेक्ट कर रहा था और इसको हम लोग टाइमलाइन 2 का नाम दे देते हैं। सोयान अब अपने फादर को 20 साल बाद देखने पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो बचपन से ही अपने फादर के काफी क्लोज थी। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 1999 में योंग सुक एक दीवार पर अपने हाथ की एक पेंटिंग बनाती है जो 2019 में सोयोन को भी दिखती है, यानी कि यहाँ पर ये टाइमलाइन रियल में हो रही थी। टाइमलाइन हर पल चेंज हो रही थी, यानी जो पास्ट में होगा वो फ्यूचर पे अफेक्ट जरूर करेगा। इस रियलिटी से सोयोन तो बहुत ज्यादा खुश थी, पर योंग सुक की लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि उसकी माँ अभी भी उसके साथ कई सारे रिचुअल्स करती है। वहीं एक दिन योंग सुक की माँ सोयोन से बात करते हुए योंग सुक को पकड़ लेती है और वो सोयोन को धमकी देती है कि तुम इससे दूर ही रहो और अब यहाँ दोबारा फोन मत करना। नेक्स्ट डे ही सोयोन उसके घर और उसके एड्रेस के बारे में इंटरनेट पे चेक करती है जहाँ उसे ये पता चलता है कि आज ही के दिन योंग सुक मरने वाली है क्योंकि उसकी माँ को पुलिस वालों ने उसके मर्डर के इल्जाम में पकड़ लिया है। अपेरेंटली उसकी मॉम ब्लैक मैजिक से उसकी मेंटल इलनेस दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसकी मॉम इसमें फेल हो जाती है तो वो योंग सुक को ही मार डालती है। सोयोन ये सारी बातें योंग सुक को फोन पर बताती है। अब योंग सुक अपने घर में ही छिप जाती है और जब उसकी मॉम उसे मारने के लिए आती है तो योंग सुक उससे पूछती है कि आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम दूसरों के लिए खतरा हो और मैंने देखा है कि तुम्हारे हाथों कई सारे मर्डर होने हैं। और जिस चाकू से उसकी मॉम उसको मारने आती है योंग सुक उसी चाकू से अपने मॉम को ही मार डालती है। इसका साफ मतलब था कि ये टाइमलाइन थर्ड हो जाती है, मीनिंग योंग सुक अभी मरी ही नहीं, तो वो कहीं न कहीं 2019 में भी एग्जिस्ट कर रही है। अब 1999 में योंग सुक पहली बार फ्री होती है, इसलिए वो बाहर जाती है और खूब सारी शॉपिंग करती है। वो अपना फेवरेट चिकन भी खाती है। वहीं 2019 में बूढ़ा संगू अपने फार्म से स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है। सोयान उनमें से एक स्ट्रॉबेरी खाती है जिससे उसका जूस उसके स्वेटर पे गिर जाता है। वहीं 1999 में यंग संगू भी स्ट्रॉबेरी लेके योंग सुक के घर पहुंचता है जहां पर उसे योंग सुक के मदर की कटी हुई डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए जल्दी से वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर गलती से ये कॉल 2019 में सोयोन को लग जाती है। इसका साफ मतलब ये होता है कि अगर उस फोन से कोई भी नंबर डायल करेंगे तो वो सीधा 2019 में सोयोन को लग जाएगी। सोयोन फोन पर संगू की आवाज सुन लेती है, तभी योंग सुक संगू को भी मार डालती है क्योंकि योंग सुक की सच्चाई उसे पता चल गई थी। और जैसे ही संगू मरता है वैसे ही 2019 की भी सच्चाई बदल जाती है। वहाँ से भी संगू गायब हो जाता है और जब सोयोन दौड़कर
उसके फार्म पे जाके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 20 साल पहले ही ये स्ट्रॉबेरी का फार्म बंद हो चुका है। अब यहाँ पर एक और टाइमलाइन बन जाती है और वो होती है टाइमलाइन 4, जहाँ पर संगू एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सोयोन सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर संगू के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर एक ऑफिसर उससे ये कहता है कि तुम 20 साल पहले मरे हुए आदमी के बारे में क्यों पता करना चाहती हो। वो ऑफिसर अपने कबर्ड से एक डायरी निकालता है जिसमें कई सारी डिटेल्स होती हैं। वो कहता है 1999 में संगू और अपनी ही माँ को योंगसुक नाम की लड़की ने ही मारा था और अभी वो लाइफ टाइम के लिए जेल में ही है। अब सोयोन उस लेडी के पास जाती है जिससे योंगसुक हमेशा से ही बात करना चाह रही थी, पर गलती से वो कॉल सोयोन को कनेक्ट हो गई थी और वो लेडी सोयोन को ये बताती है कि योंगसुक पागल है और एक छोटे से मजाक की वजह से वो मुझे मारने की कोशिश करती है। अगर उसकी माँ ना होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। तभी हमें 1999 की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पर योंगसुक की माँ उस लेडी को जाके चेक करती है, इसके पैर में चोट आई थी, जो ये चीज प्रूव करती है कि योंगसुक मेंटली इल है। खैर एक बार फिर से 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ऑफिसर जो अभी यंग होता है अपने सीनियर के साथ योंगसुक के घर जाता है संगू के बारे में पता करने। योंगसुक संगू को पहचानने से इनकार कर देती है, पर इस ऑफिसर को उसके घर में स्ट्रॉबेरी के बॉक्सेस दिख जाते हैं तो ऑफिसर को थोड़ा शक तो होता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तभी सोयोन की कॉल आती है और वो योंगसुक से पूछती है कि तुमने संगू को क्यों मारा। अब तुम बचने वाली नहीं हो क्योंकि तुम अब लाइफ टाइम के लिए जेल जाने वाली हो। यहाँ पर योंगसुक ये सारी चीजें सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि अभी अभी तो मैं अपनी माँ की जेल से बाहर निकली हूँ, तो अब मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगी। इसलिए वो सोयोंग को उसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए बोलती है कि वो कैसे जेल गई थी, पर सोयोंग उसे मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से वो एक मर्डर का साथ कभी नहीं देगी। इससे योंगसुक काफी गुस्से में आ जाती है और वो रिवेंज लेने का सोचती है। उधर ऑफिसर योंगसुक के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि योंगसुक को एंटी सोशल और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर एक बार गेम फिर से पूरी तरीके से पलटने वाला था क्योंकि एक बार फिर से 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयोन के फादर और सोयोन योंगसुक के घर आते हैं क्योंकि वो बहुत ही देर से रजिस्ट्री ऑफिस में उसकी माँ का वेट कर रहे थे जो वहाँ पर नहीं आई थी और वो जल्द से जल्द इस घर को परचेज करना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें वहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर योंगसुक को अपना बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, इसलिए वो बच्ची सोयोन के सामने ही उसके डैड को मार डालती है। वही 2019 में सोयोन अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है, तभी कुछ अलग सा होता है और उसके डैड गायब होने लगते हैं, मीनिंग कि वो भी अब मर चुके हैं। अब यहाँ पर टाइमलाइन 5 स्टार्ट हो जाती है और सोयोन रोते हुए अपने उसी घर में आती है जो पूरी तरीके से खंडर में बदल चुका था क्योंकि जो डील होनी थी वो तो हुई ही नहीं, इसलिए ये घर उनका कैसे हो सकता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो लैंडलाइन फोन अभी भी चालू होता है, साथ ही साथ फ्लोर पर खून से लिखा हुआ था पिकअप द फोन सोयोन। अब जब सोयोन फोन उठाती है तो वो योंगसुक से चिल्ला चिल्ला के यही पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। योंगसुक भी उससे कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है और अगर आगे तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उस 8 साल की बच्ची को भी मार डालूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। सोयोन फिर इंटरनेट पे चेक करती है और योंगसुक को एक एड्रेस बताती है और वहाँ पर वो उसे 5 बजे जाने के लिए बोलती है। योंगसुक भी वहाँ पर ठीक 5 बजे पहुँच जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा गैस का धमाका होने वाला था जिससे योंगसुक थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। बेसिकली ये एक गैस एक्सीडेंट का स्पॉट होता है जहाँ पर सोयोन योंगसुक को भेजकर उसे मारना चाहती थी। ये काफी अच्छा आइडिया होता है उसे मारने का, पर अफसोस योंगसुक बच जाती है और उधर सोयोन को कॉल आती है जिससे उसे ये पता चलता है कि योंगसुक अभी भी जिंदा है। सोयोन को ये पता होता है कि वो मर्डर वेपन यानी वो चाकू पुलिस को कैसे मिला था। वो पुलिस को एक कबाड़ी वाले के हाथ से मिला था जिसका फिंगरप्रिंट निकाल कर उन्होंने योंगसुक को अरेस्ट कर लिया था।
उधर योंगसुक तो काफी गुस्से में होती है, इसलिए वो जाकर बच्ची सोयोन को काफी टॉर्चर करती है और उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाल देती है, जिसका असर 2019 में भी दिखता है क्योंकि सोयोन भी उधर पानी से जल रही थी और तड़प रही थी। वहीं 1999 में सोयोन के डैड के पेजर पे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में उनका वेट कर रही है और उन्हें बताया गया है कि वो अभी योंगसुक के घर गए हैं, इसलिए वो उनसे मिलने योंगसुक के घर आ रही है। और ये सारी बात योंगसुक सोयोन को बताती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने वो काम नहीं किया जो मैंने तुम्हें कहा था तो मैं तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगी। सोयोन अब भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और उस ऑफिसर के कबर्ड से वही डायरी निकाल लेती है, जिससे उसे करेक्ट एड्रेस मिल जाता है और वो योंगसुक को बता देती है। उधर योंगसुक को भी वही चाकू मिल जाता है और वो उसे जला देती है। अभी शाम के 6:45 बजे होते हैं और सोयोन भागकर इसी डायरी के साथ उस घर में जाती है और इसी के साथ में 2019 की रियलिटी एक बार फिर से बदल जाती है, जिसे हम टाइमलाइन 6 कहेंगे क्योंकि इस बार उसका घर एकदम अलग होता है और ये घर एक मिडिल एज योंगसुक का होता है, जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है और जिसने किसी को भी नहीं मारा होता है। और इस टाइमलाइन में वो जेल नहीं जाती है क्योंकि उसने सारे सबूत मिटा दिए होते हैं, साथ ही साथ डायरी से भी उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिट जाते हैं और वो अब 1999 की योंगसुक से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि आज तुम मर सकती हो। उधर 1999 में सोयोन की माँ पुलिस स्टेशन जाती है अपने हस्बैंड और अपने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर को योंगसुक पे शक होता है, इसलिए वो उसके घर सोयोन की माँ के साथ जाता है इंक्वायरी करने के लिए। ऑफिसर सारी चीजें डायरी में नोट करते जा रहा था और ये सारी चीजें 2019 में भी डायरी में मेंशन थी। 2019 में वो घर फ्रिज से भरा हुआ था और उन सभी में डेड बॉडीज थी। उधर 1999 में योंगसुक झूठ बोलती है कि वो लोग यहाँ आए तो थे पर वो यहाँ से जा चुके हैं। तभी सोयोन की माँ को उसका एक रिबन मिलता है, इसलिए वो इंसिस्ट करती है कि वो ऊपर जाके घर को चेक करेगी। वहीं योंगसुक बहुत आराम से टीवी देख रही थी। उधर 2019 में सोयोन उसी फोन को ढूंढती है और वो फोन उसे बेसमेंट में मिलता है। एक बार फिर से 1999 का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोयोन की माँ को सोयोन कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो उसके फादर को कॉल करती है और वो कॉल सीधा 2019 में सोयोन को लगती है और वो उन्हें मॉम कह के बुलाती है और तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहती है, नहीं तो योंगसुक उन्हें भी मार डालेगी। पर उसकी माँ को ये कॉल एक रॉन्ग कॉल लगती है और अगले ही पल योंगसुक उस ऑफिसर को मार डालती है, जिसे देखकर सोयोन की माँ काफी घबरा जाती है और वो फोन के साथ ऊपर भागती है। फिर वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। 2019 में अब मिडिल एज योंगसुक उस बेसमेंट में आती है और वो सोयोन पर पीछे से हमला कर देती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, मैं भी झूठ बोलती हूँ और तुम भी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, ना कि तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि उस दिन गैस स्टोव तुमने ही खुला छोड़ दिया था, बट पुलिस के सामने आते ही तुमने झूठ बोल दिया। अब इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है जहाँ पर सोयोन भागकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। उधर सोयोन की माँ हेल्प मांगती है। सोयोन उससे कहती है कि वो पूरे रूम में चेक करे कि क्या कोई चीज ऐसी है जिससे वो योंगसुक पे हमला कर सके। तभी 1999 की योंगसुक उस बच्ची सोयोन को रूम के बाहर लाकर छोड़ देती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आ जाती है और फोन वो वहीं छोड़ देती है। अब सोयोन की माँ और योंगसुक में फाइट होती है जहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा चोटें आ जाती है और लास्ट में सोयोन की माँ योंगसुक को लेकर नीचे कूद जाती है और नीचे गिरने की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे टाइमलाइन 7 क्योंकि रेलिंग से नीचे गिरते ही 2019 की रियलिटी एक बार फिर से चेंज हो जाती है और वो घर फिर से खंडहर हो जाता है। सोयोन भागकर सीधा हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी माँ कहीं पर भी नहीं होती है। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर भी उसे उस घर के ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद वो सीधा अपने डैड के ग्रेवयार्ड पे जाती है और तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो
जो सोयोन को काफी ज्यादा डांट लगाती है फोन को स्विच ऑफ करने के लिए। तभी हमें उसके गले पे एक मार्क दिखता है जो ये शो करता है कि पास्ट में उसने अपने बेटी के लिए काफी फाइट करी थी। वो दोनों ही उस ग्रेवयार्ड से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उसकी माँ अचानक से गायब होने लगती है, क्योंकि हम योंग सुक को देखते हैं जो प्रेजेंट में अभी मरी नहीं होती है। इसका मतलब रेलिंग से गिरने के बाद योंग सुक मरी नहीं थी। और लास्ट के सीन में हमें एक बार फिर से सोयोन दिखाई जाती है जो बेसमेंट में चेयर से बंधी हुई थी। और फ्रेंड्स, ये होती है टाइमलाइन 8 जिसमें सोयोन काफी तेजी से चिल्लाने लगती है। एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।